अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और मुझे कहते हैं सोहाब सर। आज मेरे साथ अब्दुर्रऊफ सब नहीं है, लेकिन हरमीत हमेशा की तरह हमारे साथ हैं। और आजकल जो हैपनिंग्स इस्लामाबाद में हो रही है ना, मुझे लगता है कि ये पूरा शो ओवर टू हरमीत कर देना चाहिए, बिकॉज वहाँ पर हरमीत को अगर आप पब्लिक न्यूज़ के पेज पे देखें तो ऊपर से लेके स्क्रॉल अप से लेके स्क्रॉल डाउन तक हरमीत हर इवेंट पर पहुँचे हैं, लोगों से बातचीत की है, तो उनके क्या हाल चाल है, उनके पास क्या हाल अहवाल हैं, हम उनसे जान लेते हैं। हरमीत, ओवर टू यू। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि इस्लामाबाद में अगर हम देखें तो कल जिस तरह फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो नोटिस लिया गया और लार्जर बिन बनाने का फैसला भी किया, आज उसकी समाअत भी होगी। इमरान खान साहब ने जो बयानात दिए थे, जो धमकियां दी थी, और ख़ासकर जो मजिस्ट्रेट साहिबा को उन्होंने डायरेक्ट धमकी दी थी कि हम आपके ख़िलाफ़ केस करेंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, इस किस्म की। और ख़ासकर आईजी और डीआईजी के ख़िलाफ़ उन्होंने भी जिस किस्म की गुफ्तगू की थी, वो उस हवाले से आज भी अहम जो है वो समाअत हो रही है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो बनी गाला जो है, कल भी हम वहाँ पर मौजूद थे और पुलिस की एक बहुत बड़ी नफरी, एक बहुत बड़ी तादाद जो है पुलिस की भी वहाँ मौजूद थी, लेकिन कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बनीगाला में इस वक्त भी मौजूद है। और क्योंकि एक तरफ ये बातें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि किसी वक्त भी खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जा सकता है, तो इसी वजूहत की बिना पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पे ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग जितने भी हमने देखे हैं वहाँ पे बैठे हैं सड़कों पे गर्मी में। किसी जिससे हमने पूछा कि भाई एसी से निकल कर, एसी की गाड़ियों से निकल कर वो आके सड़कों पर बैठे हैं और कहते हैं कि भाई हमारी लाशों पर ही गुजरना होगा, खान साहब को गिरफ्तार करना होगा, इस किस्म के हालात है। लेकिन साथ साथ बिजली के बिल जो है वो बहुत ज्यादा आए हुए हैं और जगह जगह इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो भी एहतजाज किए जा रहे हैं। और आज देखें डॉलर फिर महंगा हो गया, तो ये सिचुएशन है इस वक्त हमारे मुल्क की। अच्छा हरमीत, कहीं ना मैं मतलब हम अपने शो में अक्सर औकात इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने सोच लिया था कि हम बाकायदा तौर पर कॉन्शियसली इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि बिजली के बिल जिसका पहले 20,000 आता था उसका अब 50 से 60,000 आ रहा है, जिसका 5,000 आता था 10 से 15,000 आ रहा है। आप कॉन्शियसली भी अगर एहतियात करते हैं कि आपने AC को 26 पे रखना है या आपने यूनिट्स कम इस्तेमाल करने हैं, उसके बावजूद भी अगर हम टैरिफ देखें तो वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा हो गया बिजली के यूनिट्स पर कि ना चाहते हुए भी बिजली का बिल इतना ज्यादा आ रहा है कि अवाम, तो आप सोचिए कि सारे वर्ड्स मैटर नहीं करते कि बिल आ रहे हैं। आप अंदाजा ये लगा लें, आपने तो ऐसी की बात की, हमारे साथ हमारे ऑफिस में जो टीम बॉय हैं, जितने भी ऑफिस बॉय हैं, जब मैं कल उनसे मैंने पूछा कि बिजली के बिल पिछले महीने कितने आए थे और इस महीने कितने, उनकी पूरी सैलरी जो है वो 20,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। और ऐसे में कई लोग, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर इससे पहले भी 18,000 का बिल आया था, कल हमें जो बिल पकड़ाए गए उसमें 20,000 रुपया जो है वो बिल आया, तो हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, घर वालों को क्या राशन देंगे, हम बिजली के बिल पे करेंगे या इधर ये खर्चे, क्योंकि हमारी सैलरी तो इतनी है, कमाने वाले हम एक ही हैं, घर में वालिद साहब बीमार हैं। तो ये सिचुएशन हर उस शख्स की है जो दिहाड़ीदार तबका है, जिसकी सैलरी जो है 15,000 20,000 रुपया है। आप देखें कि नॉर्मल 2 पंखे लगाने वाला एक शख्स जो मुझसे मिला परसों, उसने कहा कि देखें कि मेरे 2 पंखे ही चलते हैं और फिर भी 15,000 रुपया बिल आया, तो मैं कहां से दूंगा। तो ये सिचुएशन हर घर की, हर हाल। जो आपने एसी की बात की, वहां तो ना पूछें, वहां तो लाखों के बिल आ रहे हैं और लेकिन ये बिजली के बिल जो है फिलहाल ये हार्ट अटैक के मुतरादिफ हैं और सब लोग इक्वली से परेशान हैं। आपको पता है, एसी की चले इसलिए बात कोट करें बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा है, तो हम लोग देखते हैं कि एक बंदा अपनी अफोर्डेबिलिटी को देख के अपनी देख सकता है कि मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, वो लगवा लेते हैं एसी। लेकिन अब तो जो अफोर्ड करता है वो इतना परेशान है, ये अफोर्डेबिलिटी तक बात रही नहीं है, ज्यादती का शिकार हो रही है अवाम, परेशान हो रही है अवाम। लेकिन हमारी अब ये देखिए ना कि बहुत सारे लोग सुबह जो एसी का इस्तेमाल करते थे, बहुत सारे लोग, कल मैं गया कुछ इंटरव्यूज करने के लिए, तो बहुत सारी खवातीन उसमें ये मौजूद थी कि उनका कहना ये था कि भाई हम एसी लगाते थे पिछले साल, लेकिन इस बार हमने वाटर कूलर ही लगा दी कि भाई एसी लगाएंगे तो नुकसान और होगा, इतने बिल पैसे कहां से देंगे। तो लोग वाटर कूलर पे उतर आए कि भैया इतने हाँ हल हमने निकालना है, हल निकालने इसका अपना कॉन्शियसली एहतियात करें। अगर आप सारा दिन चार्जर लगा के रखते हैं तो वो चार्जर सारा दिन सिर्फ जब चार्ज कर रहे हैं फ़ोन तब लगाए, चार्जर उतारे। अगर प्रेस करने की बात करते हैं तो आप, बहुत सारी ख़वातीन की घर में आदत होती है कि बहुत सारे कपड़े, बेडशीट इकट्ठे प्रेस करते हैं, आप बस रखें और टेम्प्रेरी से सिलवटें उसकी निकालें, ये करें। AC को 26 पे रखें। ऑटो एयर भी होता है, ऑटो एयर आपके AC का फीचर, अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो भी आपकी बिजली कंजप्शन कम होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें आप कॉन्शियसली खुद करेंगे तो शायद कोई रिलीफ आपको खुद से
मिल सके, वरना गवर्नमेंट तो हमें रिलीफ नहीं दे रही। ऑल्दो टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। इन तमाम मसाइल के बावजूद, इन तमाम परेशानियों के बावजूद हमारी टॉप स्टोरी में सियासत ही है, जिस पर शिकवा जवाब शिकवा, और सियासत से तारीख से किसी ने नहीं सीखा। यही सबक है, कोई सीखना चाहता ही नहीं है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। आप बेल की बात करें, इमरान खान की गिरफ्तारी की बात करें, हमारे वजीर दाखिला की बात करें, और राना सनाउल्लाह साहब आते हैं और कहते हैं कि वो प्री बेल ले लें या कुछ भी करें। हर इंटरव्यू में वो आवाज़ें बुलंद कहते हैं कि इमरान खान को हमने गिरफ्तार करना है। भाई यहाँ देख ले सैलाब ज़दगान का क्या हाल है, यहाँ देख लें मुल्क की माशी सूरत हाल का क्या हाल है, बिल का क्या हाल है। खैर आगे बढ़े तो टॉप स्टोरीज में हम इसी को डिस्कस करेंगे कि मुल्क की सियासी सूरत हाल में इस वक्त पीटीआई इजलास में ये फैसला किया गया है कि इमरान खान को किसी सूरत हम नहीं अरेस्ट होने देंगे। इस पर पीटीआई अलग स्ट्रैटेजी कर रही है। गवर्नमेंट अपने नोट पर है कि हमने बाय हुक और बाय क्रुक गिरफ्तार करना ही करना है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है। लेकिन प्री बेल इमरान खान साहब ले चुके हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की टॉप स्टोरीज में। इसके अलावा आपको हम बताएंगे कि मलाकन डिवीजन का 6 साला अवकाश जो है, ये बच्चा बड़ा ज़बरदस्त है। ताइक्वांडो में इसने पहली पोजीशन हासिल की है। तो अच्छी अच्छी खबरें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और हम आपकी मुलाकात कराएंगे इस छोटे से प्यारे से बच्चे से, और इससे पूछेंगे कि कब से ये ट्रेनिंग ले रहे हैं और उनकी क्या इंस्पिरेशन है। ऑल्दो आगे बढ़ेंगे तो हमारी कोशिश यही होती है गुड मॉर्निंग पब्लिक या जिस तरह का इस नौयत का प्रोग्राम हो तो सियासत को ज़रा सा टच करके, बिकॉज आप सारा दिन यही देखते हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट भी, अब मैंने हरमीत एक और चीज़ देखी है, आम पब्लिक का इंटरेस्ट भी अब सियासत में उतना ही ज़्यादा हो गया जितना इस ज़माने में ड्रामाज में और फिल्म्स में हुआ करता था। मतलब पीपल आर वॉचिंग एवरी डे, दे आर ग्लूड टू द स्क्रीन। अच्छा, वैसे बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि आप पॉलिटिक्स के अलावा कुछ और चीजों पे बात क्यों नहीं करते। बहुत सारे शोज आपके यही होते हैं। मैंने कहा कोई देखना पसंद नहीं करते, जब और किस्म के हम शो करते हैं तो लोग देखना पसंद है। वो लोग कहते हैं सियासत पॉलिटिक्स यही चीज। और हरमीत हमसे कोई मिलता है तो हमसे कोई ये नहीं पूछता आपका हेयर कट कैसा है, आपने कलर अच्छा कराया है, हरमीत आपकी शर्ट अच्छी लग रही है, आपसे पूछता है हरमीत साहब बताएं सियासत की होना है, सियासत उनकी होएगा समथिंग लाइक। लेकिन चले हम आपको अच्छी अच्छी खबरें शामिल करते हैं। एक और ही आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात कराएंगे, बांसुरी पर खूबसूरत धुनें बिखेरते ये जो हमारे साथ आज मौजूद होंगे गुड मॉर्निंग पब्लिक के मेहमान, इनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। एक मैजिशियन भी आज हमारे शो में हमारे साथ होगा। इसके अलावा पाकिस्तानी स्पोर्ट्स प्लेयर इमरान खान ने इस वक्त चैंपियनशिप में दूसरी पोजीशन हासिल की है, इनसे भी आज आपकी मुलाकात कराएंगे। ये सारे अच्छे अच्छे एथलीट्स और आर्टिस्ट हमारे साथ होंगे आज हमारे शो में। चलते हैं अपने डेली डोज की तरफ। डेली डोज की पहली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। ये जरा जो पूरा सेगमेंट होता है दैट इज रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी एंड मेरा बड़ा दिल करता है कि हम इसको ढेर सारा डिस्कस करें। गिलगित बल्तिस्तान से पहला डेली डोज हमारे पास है। समाज से महरूम बच्चों में इल्म बांटती ये दरसगाह, और बड़ी ही खूबसूरत सी अनीका बानो, बहुत प्यारी बच्ची जिन्होंने अपनी ही बेटी की वजह से इस दरसगाह की बुनियाद रखी। समाज से महरूम अनीका बानो की ये बेटी, जिसको मुआशरे में एक अपना अच्छा मकाम देने के लिए, तालीम याफ्ता बनाने के लिए उन्होंने इस दरसगाह की बुनियाद रखी। और वहाँ पर वो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद तमाम वो बच्चे जो समाज से महरूम हैं, वो बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, उनको ये तालीम देती हैं। हरमीत, ये वैसे आप देखें ना, गिलगित बल्तिस्तान के इलाका जो है इसमें वैसे भी तालीम का जो रुझान है, वैसे शरह भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और हमसे जितने भी गिलगित बल्तिस्तान के लोग मिलते हैं तो एजुकेशन और एजुकेटेड लोग जो हैं, वो एजुकेशन से उनकी जो दिलचस्पी है तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा दिखती है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि आप ऐसा कदम उठाते हैं जिसका फ़ायदा उन लोगों को जो कहीं ना कहीं महरूम है किसी न किसी या तो माशरती तौर पर या हुकूमत की जानिब से या ऐसे मामलात से वो महरूम है कि वहाँ तक रसाई बड़ी नामुमकिन सी होती है उनके लिए। और आप वहाँ पे ही कुछ ना कुछ ऐसे इक़दाम उठा लेते हैं ताकि उनका फ़ायदा हो, फ्यूचर मुस्तकबिल जो है उनका संवार सके। तो भाई कमाल का प्रोजेक्ट है ये, और ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो अपनी ज़ात के अलावा औरों का बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो भाई कमाल है ऐसे लोग। अच्छा, आपको पता है हरमीत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आप सब जानते हैं कि वहाँ पर लिटरेसी रेट कितना ज़्यादा है। मतलब मैं वहाँ पर मेरे रिश्तेदारों की एक बड़ी तादाद रहती है, और मेरा जब भी वहाँ जाना होता है, किसी मोहल्ले या गली से आते हुए कुछ बच्चे देखेंगे ना, तो आप किसी भी और इलाके में जाएंगे तो वो खेल कूद कर रहे होंगे, मशगूल होंगे अपनी किसी न किसी एक्टिविटी में। आप गिलगित बल्तिस्तान से जाएँ तो आपको हर गली मोहल्ले से आता हुआ बच्चा बस्ता पकड़ता हुआ नजर आएगा। उसने बस्ता पहना होगा और वो ट्यूशन या स्कूल से वापस आ रहा होगा या स्कूल कॉलेज जा रहा होगा। तो वहाँ पर अल्टीमेटली लिटरेसी रेट पहले ही बहुत ज़्यादा है।
और यहाँ पर मौजूद जो बच्चे अनिका और बानो का ये हालांकि कहना- आप देखें ना कि वो सहूलियात, वो सारी चीजें सोहा उनके पास ना होने के तरह से बराबर है, नहीं लेकिन जितने भी आपसे मिलेंगे बड़े सोशल होंगे, तरीकाकार गुफ्तगू का बहुत ढंग जो है वो बहुत डिफरेंट होगा, तो आपको लगेगा कि भैया हाँ कहीं ना कहीं तालीम का असर बहुत ज्यादा इन पे पड़ा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे में तो, क्योंकि एक तो इलाका मेरे पास भी है, फिर वहाँ के जो लोगों का आना जाना है वो वैसे भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे इस्लामाबाद में बहुत सारे साफी दोस्त या वैसे बहुत से इवेंट्स में मुलाकातें होती रहती हैं, चलिए जी, तो आपकी that is बात दुरुस्त really है कि good. असर इतना ज्यादा है कि जी जी, दैट इज़ रियली गुड इनिशिएटिव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वहाँ पर वैसे तो बच्चे तालीम हासिल करते ही हैं, लेकिन मुआशरे में महरूमी का शिकार इन बच्चों के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अनिका बानो के इस इनिशिएटिव को हम अप्रिशिएट करते हैं। आगे बढ़े तो आपको अनोखा एक रिकॉर्ड है, बनाया ही खातून ने है, और खातून ही। अगर बालों की बात करें, जुल्फ़ों की बात करें, तो आजकल तो बड़ा ट्रेंड है कट्स का, छोटे छोटे बाल रखे जाते हैं, लेकिन ये खातून है 100 फुट से भी ज़्यादा लंबे बाल हैं इनके, और 40 साल लगे हैं उनको। ये बाल है कि डोरी है, ओए मतलब हम तो जो देख रहे हैं, ओह माय गॉड, संभालना बड़ा मुश्किल होगा वैसे। आप देखें ओह माय गॉड, कि कह रही है 40 मुझे साल तो लगे याद है कि मैं कुछ जापानी लड़कियां या कुछ चाइनीज लड़कियां अक्सर गुजरती थी, तो उनके लंबे लंबे बाल हम देखा करते हैं, हैरान भी होते थे इनकी केयर करना कितना मुश्किल होगा। और सिल्की बाल होते हैं ज्यादातर जापानीज और चाइनीज जो लड़कियां होती हैं, लेकिन आप इनके बालों को देखें तो भैया मुझे तो हैरानी हो रही है, संभालना बड़ा मुश्किल है। ऊपर से घुंघराले हैं भैया, कंघी मारना बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बाल लंबे कर लिए तो 40 साल लगे, अब उनको संभालना मुश्किल है। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी आया है। इससे पहले अगर हम इस रिकॉर्ड की बात करें तो वो रिकॉर्ड मेरे ख्याल से सिर्फ 2009 में अपने नाम किया था, और सिर्फ वो बाल जो है उसकी जो लेंथ थी वो 19 फीट थी। अब अगर बात की जाए तो 110, आप खुद सोचें कि मतलब इसको वॉश कैसे करना है, इसको कंघी कैसे करना है, इसको बांधना और सबसे कैसे बड़ा है। मसला क्या है, मतलब मैं आप देखें ना कि कहीं ना कहीं सिल्की बाल होते हैं तो उसकी केयर करना बड़ा आसान भी होता है, लेकिन घुंघराले बालों को केयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये खातून जो है सियाफाम है, तो आप देखें कि इनके बाल तो माशाल्लाह बड़े कुछ ज़्यादा वो होते हैं, थोड़े से मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती हैं उनमें, तो ये इनको केयर करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहरहाल रिकॉर्ड बनाना था, बना दिया, आप शायद कटवा दें, क्योंकि शुरू से जब इन्होंने शुरू किए बाल बढ़ाना तो वो इतने थे जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं। और दो आगे बढ़ते हैं, हम बात करें कि शख्स ने बास्केटबॉल के 10 लाख फ्री थ्रो जो है वो कर लिए हैं, और जनाब इन्होंने भी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उम्र इनकी अगर मैं आपको बताऊँ तो गाइज यू विल शॉक। आप बल्कि पिक्चर देख लें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा ये उनकी उम्र कितनी है। 82 ईयर्स, 82 ईयर्स हरमीत, 82 साल इन जनाब की उम्र है, और इनको 82 ज़्यादा, साल बहुत बड़ी उम्र होती है। और आप ये देखिए कि इनको 17 साल लगे हैं ये रिकॉर्ड बनाने में। मतलब अगर आप बात करें 10 लाख फ्री थ्रोज की, तो आपको पता है कि बहुत कम ऐसा होता था इनको जब भी फ्री टाइम मिलता था ये बास्केटबॉल कोर्ट चले जाते थे और वहाँ पर बॉल थ्रो करते थे, और बहुत कम ऐसा हुआ है कि उन्होंने थ्रो किया और निशाना ठीक ना लगा। सो मेरे ख्याल से ये अब मेसी रोनाल्डो के बड़े अच्छे फैन होंगे। वैसे आप देखें ना, उम्र को देखें, इधर तो हमारे यहाँ 82 साल को पहुंचते पहुंचते ना गोडे में दर्द हो गया। 40 साल के बाद मसले बहुत हो सारे जाते दर्द निकल आते हैं, लेकिन पाजी बड़े कमाल गए कि अभी खड़का दिए, फिर उन्होंने इतने ज्यादा जो है वो थ्रू कर दिए, तो बड़ी प्रैक्टिस की होंगी उन्होंने। जाहिर बात है इतना टाइम आप टाइम देंगे और पूरा टाइम आप बिताएंगे तो जाहिर बात है रिकॉर्ड तो बनेगा फिर। अच्छा, रिकॉर्ड भी बनेगा ऊपर से। अगर 17 साल पहले की बात करें तो कंपैरेटिवली आज के दिन से वो ज़्यादा ही हेल्दी होंगे, एक्टिव होंगे, और उनकी मोटिवेशन कुछ और होगी। लेकिन अगर हम इनकी इस एज की बात करें तो वो अभी उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स, वो यही कहते हैं कि इनको जब टाइम मिलता था भागकर कोर्ट चले जाते थे, थ्रो करना शुरू कर देते थे, और बहुत कम ऐसा होता था कि इनकी थ्रो कोई मिस होती हो। मतलब ये रोनाल्डो मेसी के बड़े अच्छे फ़ैन लगते हैं, और उन्होंने फ़ैन होने का बिल्कुल सबूत दिया है। 10 लाख का जो रिकॉर्ड कायम किया वो भी किसी यंग ने भी ऐसे नहीं सोचा होगा। तो भाई उम्र की कोई ब्रैकेट नहीं होती, आपने जो शौक, जो रिकॉर्ड जिस उम्र में बनाना हो, यू कैन डू इट, गो फॉर इट। वो कर रही है एग्जैक्टली। चले जी आगे बढ़ते हैं। आई विश कि मैं नेक्स्ट टाइम कहीं खाना खाने जाऊं, मैं सी फूड ऑर्डर करूं और सी फूड में कोई मोती निकल आए। जस्ट इमेजिन करें हरमीत कि ऐसा हो तो फिर क्या हो। मैं आपको खबर ये दे रही हूँ, डेली डोस्की के होटल में खाने के दौरान सीपी से नायाब तरीन मोती निकल आया है। ओह माय गॉड। अच्छा, बनाने वाले को भी नहीं पता सोने लगा। पे सुहागा भैया, खाने गए थे, खाना मिला आपको एक अनमोल सा मोती, तो भैया और क्या चाहिए भाई। हाँ,
और वैसे भी आपकी बात ठीक है, वैसे हम बहुत पुराने पुराने ड्रामे जब आते थे उसमें इस किस्म की चीज़ें आती थी, और वहाँ से ये मिल गया तो उसको मोती मिल गया और वो बड़ा वो हो गया, तो इस किस्म की स्टोरी हम देखते बड़े खुश होते थे। लेकिन यहाँ स्टोरी रियल हो गई तो हुई, ज़िंदगी बदल दी। अच्छा, आपको पता है अरमीता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम इस मोती की बात करें तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि शेफ़ जिसने खाना बनाया होगा उसको नज़र नहीं आया, मतलब उसने सिर्फ सर्व किया। अच्छा, किस्मत देखिए ना, अपनी अपनी किस्मत होती है। आप शेफ़ ने बनाया, नहीं नज़र आया, वेटर लेकर आया, उसे नहीं पता चला। खाने वाले की किस्मत ऐसी कि उसको ये मोती, और ये नायाब तरीन मोती है, बल्कि आप तो इसके बारे में जानते हैं, समुंदर की तह में बलने वाला और बनने वाला ये मोती जो है, इसकी तो कीमत ही बहुत ज़्यादा है। पर्ल मेरे ख्याल से इसको कहते हैं, और बहुत ज़्यादा होती है, लाखों डॉलर्स में इसकी जो है वो कीमत होगी। खैर, ये शहरी काफ़ी खुश है, इसके तासुरात जो है वो इस वक्त इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ गए थे कि साथ ही उनकी बेगम साहिबा बैठी थी। उन्होंने कहा ओह माय गॉड, उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि ये तोहफा आपके नाम, सर तस्लीम खम, ये आपका है, आप इसे रखना चाहती है रखें, आप इसे जुड़वाना चाहती है अपनी किसी ज्वेलरी में तो जुड़वा लें, अदरवाइज़ ये लक ही है, और जो लक है वो किसी किसी के काम करती है, हमारी और आपकी नहीं करती। किसी किसी काम आता है, बिल्कुल। खैर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, और आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको डेली डोज बताएं कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान की याद में लंदन में मुख्तलिफ तकरीबात हो रही हैं। आपको याद है कि कुछ दिन पहले हमने आपको ख़बर दी थी कि उनकी बरसी जो है वो मनाई जा रही है, और उसी हवाले से जो है वो राहत फ़तेह अली ख़ान ने ही ये कहा है कि वहाँ पर बड़ी तादाद है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है लंदन में या पाकिस्तान के अलावा दीगर ममालिक के, बिकॉज़ वो ऐसे शोहरत याफ्ता मौसीकार रहे हैं और कवाल रहे हैं, और उन्होंने इस तरह से गाया कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सरहद पार कहीं भी आप बात करें तो उनको सुना जाता है, उनको सराहा जाता है, उनसे मोहब्बत करने वालों की तादाद बहुत बड़ी है, और इस तरह के इवेंट्स को वो ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। याद है हरमीत, हमने इस चीज़ को डिस्कस भी किया था कि अंग्रेज़ और गैर मुस्लिम बिल्कुल एग्जैक्टली, हाँ, वो ये कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता था, लेकिन एक ना सहर तारी हो जाता है उनको सुनने से, एक ट्रांस में चले जाते हैं आप, एक इंटेंसिटी फील करते हैं उनके गाने से। देखिए, जो उसने जो भी गाया और एक नए ढंग से गाया, और जहाँ पे भी गए जाहिर बात है उसके फैन फॉलोइंग में जितना हमने इजाफा देखा वो कम होने की वजह इजाफा होता गया। और आपकी बात दुरुस्त है कि वो लोग जिनको ज़ुबान उर्दू आती नहीं थी, पंजाबी कलाम आता नहीं था, सुनना वो वैसे उनको सुनना बड़ा अच्छा लगता था। तो आपकी बात दुरुस्त है कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जहाँ गए तो फ़ैन फॉलोइंग की एक बहुत बड़ी तादाद उनके पीछे वो बनती गई। और ये अब आप देखें ना कि यूके के अलावा दुनिया भर में जहाँ जहाँ कनाडा से जहाँ जहाँ आप देखें ना, जहाँ जहाँ पे उर्दू समझने वाले सीखने वाले, हमने तो अंग्रेज़ों को भी ऐड कर दिया, लेकिन आज भी लोग उनको याद करते, उनकी गज़लें जो हैं या उनके जितने भी गाए हुए वो गीत तो हमेशा आज भी कोई गुनगुनाता है तो कोई सुनता है। अब हम तो कभी तन्हाई में बैठे हैं तो वही कोई ना कोई गज़ल उनकी सुनी लेते हैं। तो ये एक वो ऐसा गला, रब ने उसको ऐसा सुरीला गला दिया था जिसकी मिसाल ही नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती। और अगर नौजवान नस्ल की बात की जाए तो बगैर किसी एज ब्रैकेट के आज भी यंगस्टर्स जो हैं वो उन्हें बड़ी तादाद में सुनने वाले हैं। हालांकि यंगस्टर्स नो क्लासिक और मौसीकी इस तरह की पसंद नहीं करते, कवाली पसंद नहीं करते, लेकिन रीमिक्स करने का बड़ा रवाज है और आज भी यंगस्टर्स उनको उतनी ही पसंद करते हैं, उतना ही ज़्यादा शौक से सुनते हैं। तो वी आर डन विद आवर डेली डोज। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, वी विल कीप दिस प्रोग्राम फॉरवर्ड और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली बाजू का आप गलती करते हैं और उस गलती पर गलती करते चले जाते हैं बिकॉज आप उस गलती के पैनिक पे होते हैं, वो एक्शंस हों या फिर आप ज़ुबानबाजी की बात करें। तो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से अपने चीफ ऑफ स्टाफ जो है यानी शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद पुलिस की बात की जाए या उस खातून मजिस्ट्रेट की बात की जाए जिसके बारे में धमकी आमेज़ बातें उन्होंने की, जिसके बाद तौहीन अदालत की केस के जद में तो वो आए, लेकिन उसके बाद प्री बेल लेने के बाद इस वक्त PTI के इजलास में फैसला किया गया है कि इमरान खान को हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। हुकूमत अपनी तैयारी पूरी करके बैठी है। आम आवाम की या PTI सपोर्टर्स की बात करें तो उनकी बड़ी तादाद बनी गाला के बाहर मौजूद है और कहते हैं हमारी लाशों पर से गुजर के जाएंगे तो इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं। सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। एजाज सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे डिटेल से इस हवाले से बात करते हैं कि सिचुएशन किस तरफ आपको जाती हुई नजर आ रही है। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर कहिएगा कि क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप कि इस तरह से तो उनको गिरफ्तार, इमरान खान को गिरफ्तार करने के हवाले से तमाम तर तैयारियां हुकूमत ने मुकम्मल कर ली हैं, लेकिन प्री बेल इनकी भी तैयारी थी जो कि उन्होंने ले ली 3 दिन की। 3 दिन बाद सिचुएशन आप क्या देख रहे हैं?
देखिए, आप 3 दिन बाद की बात कर रही हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर सिचुएशन खराब होनी हुई वो तो किसी वक्त भी हो सकती है। सही। आज की दिन की अगर बात कर लें तो आपको पता है कि आज एक लार्जर बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में वो समाअत कर रहा है कंटेम्प्ट ऑफ केस प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट इमरान खान, जिसमें उन्होंने एक जो सिटिंग जज है खातून, उनको थ्रेट किया हुआ है बिल्कुल किया। अपनी पब्लिक रैली में। तो इमरान खान साहब का जो पब्लिक सपोर्ट है वो बिल्कुल मौजूद है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी पब्लिक सपोर्ट नहीं है, और सियासी रहनुमाओं की पब्लिक सपोर्ट होती है। पीपल्स पार्टी के अगर रहनुमाओं की बात करें उनकी पब्लिक सपोर्ट भी है, नून लीग की बात करें तो उनकी भी है। इमरान खान साहब की एक एडेड है पब्लिक सपोर्ट के, उनके पास काफी, यानी कि जो यूथ है वो भी है, और ख्वातीन वो भी एक विजिबल उनकी प्रेजेंस नजर आती है। तो ये मसला नहीं है कि इमरान खान साहब अगर अदालत ने फैसला कर लिया या अगर गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि उनको अरेस्ट करना है तो वो गिरफ्तार नहीं होंगे। गिरफ्तारी में प्रॉब्लम जरूर आ सकती है, लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मसला होगा कि इमरान खान साहब मुल्क से भाग जाएंगे या कोई एक लंबा अरसा तक वो भागे रहेंगे। मेरे ख्याल में ये हर्डल जरूर आ सकती हैं, ज़ाहिर गिरफ्तार होने में हर्डल जरूर आ सकती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ये गिरफ्तारी होगी नहीं। अगर ये फैसला हुआ कि गिरफ्तार होना है तो वो होगी। तो दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि जो एंटी टेररिज्म केस, एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो केस दर्ज किया गया इमरान खान साहब के ऊपर, उस पर उनकी गिरफ्तारी करने का फैसला कर लिया गया था, लेकिन इस पे मेरी इतलात ये है कि आसिफ अली जरदारी जो है वो उन्होंने एट द 11th आवर उन्होंने इस मामले पे अपनी राय दी और उन्होंने कहा कि ये गिरफ्तारी अभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये कोलिशन गवर्नमेंट है और इसमें आसिफ अली जरदारी एक मेन पार्टनर है। कल एक उनके आसिफ जरदारी साहब के खुद साख्ता तर्जमान ने एक कहा है कि जी वो ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में आसिफ अली जरदारी प्लेयर हैं और वो बड़ा सोच समझ के करते होते हैं। ये बात उन्होंने 4 बंदों के सामने चौंके कही हुई है, इसलिए मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इस गिरफ्तारी में, मुकदमे में गिरफ्तारी में अभी तक तो आसिफ अली जरदारी हर्डल है। जी हरमीत। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने फरमाया कि जरदारी साहब भी इस पे इख्तलाफ कर रहे हैं, बल्कि उनके बयानात भी सामने आ रहे हैं। अब ये जो कल 3 दिन की जो मोहलत मिली, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एजाज सईद साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? हेलो, जी मैं खास जी जी, हेलो, आवाज़ आ रही है सर? हरमीत आप सवाल करें, मैं थ्रो कर अच्छा सुहा, मैं सवाल कर लेता हूं, आप ही डिलीवर कीजिएगा उनसे। एजाज सैयद साहब, अगर हम देखें तो सियासतदानों की, कुछ सियासतदान जो है वो तो इख्तलाफ कर रहे हैं, लेकिन नून लीग के अंदर कुछ लोग चाह रहे हैं कि खान साहब गिरफ्तार हो। ऐसे में जो जमानत मिली है 3 दिन की, आपको नहीं लगता कि एस्टैब्लिशमेंट ने कहीं हाथ होला रखा और खान साहब को पैगाम दिया कि अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहती तो ये जमानत भी ना मिलती? एजाज साहब आपको आवाज आ रही है हरमीत की? देखिए, मेरा ये ख्याल है हरमीत, इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट है, अपेरेंटली जो मुझे समझ में आ रही है बात, कि एस्टैब्लिशमेंट फिलहाल मुझे कोई एक्टिव नजर नहीं आ रही। अच्छा, अगर एस्टैब्लिशमेंट एक्टिव होती तो आपको मैं ये बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई एक रिलीफ खान साहब को ना मिलती, अगर एस्टैब्लिशमेंट एक्टिव होती। अगर एस्टैब्लिशमेंट एक्टिव होती तो उन्हें और भी किसी जगह से कोई रिलीफ ना मिलती, अगर वो चाहते एस्टैब्लिशमेंट वाले। तो इस वक्त मेरे ख्याल में एक उन्होंने जी 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 हरमीत बोलें। एजाज सैयद साहब, आपने परसों जलसा, आप भी उधर मौजूद थे, हम भी मौजूद थे, शेख रशीद साहब का एक बयान था कि या आप जंग चाहते हैं तो फिर जंग कर लेते हैं, सुलह चाहते हैं तो फिर सुलह कर लेते हैं। ये पैगाम शेख रशीद साहब से एस्टैब्लिशमेंट ने दिलवाया या एस्टैब्लिशमेंट को कोई पैगाम देना चाह रहे थे? यहाँ पे आपको क्या लगता है कि ये दिलवाया गया खान साहब को, ये शेख रशीद की तरफ से, कि भाई आप खान साहब आप अपने आप को थोड़ा सा ठीक रखें, मामला जिस तरफ जा रहे हैं वो बड़े गंभीर साबित हो सकते हैं? हरमीत, मेरा तजर्बा शेख रशीद साहब की सियासत को 20 साल कवरेज करते हुए मुझे भी हो गया है, और शेख रशीद साहब की जिंदगी भी सबके सामने है। शेख रशीद साहब कभी भी एस्टैब्लिशमेंट के लेफ्ट साइड पे खड़े नहीं हो सकते।
शेख रशीद साहब कभी इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते, ना किया है न करेंगे। ये उनकी सियासत का जो मरकज़ो महवर है वो इस्टेब्लिशमेंट ही है। वो इस्टेब्लिशमेंट के से जाके दरख्वास्त जरूर करते हैं। पब्लिक बयानात अलग होते हैं और जाके खुद दफ्तरों के चक्कर लगाना एक अलग मामला होता है। और ये दफ्तरों के चक्कर लगा के खुद उनसे दरख्वास्त जरूर करते हैं कि हमारे पे हाथ होला रखें, ठीक है। तो वो इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करना या जलसों में बातें करना ये कुछ और है, लेकिन साहब ये एक्चुअली कहिएगा कि स्टैब्लिशमेंट की बार बार हम बात कर रहे हैं और हमें मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें ये कहती भी है कि हम सारे सिनेरियो को इस तरह से ही डिस्कस करें, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो शहबाज गिल की गिरफ्तारी बहुत सारे जो सोच रखने वाले हैं, स्कूल ऑफ थॉट जिनकी मुख्तलिफ है, वो ये कहते हैं कि ये एक डेमो था इस चीज़ का कि आप बाज आ जाएं या थोड़ी लचकदारी का मुजाहरा करें। उसके बाद बहुत सारी स्पीचेस इमरान खान की हमने ऐसी देखी जिसमें वो फ्लेक्सिबल नज़र भी है, उन्होंने इस तरह से बाआवाज़ बुलंद बात नहीं की जिस तरह वो अपनी प्रीवियस स्पीचेस में करते रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या ये उनकी नेचर है या क्या फिर वो एक एंगर है जो कि निकल आता है और वो बात करना शुरू कर देते हैं, वो इदारों के खिलाफ हो या अपनी नेचर को लेके हो कि मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो FIA को कोई भी किसी किस्म की सफाई नहीं दूंगा, वो किसी खातून मजिस्ट्रेट के बारे में बात करना हो या शहबाज गिल को डिफेंड करना हो, तो वो क्यों इस तरह से जो पैगाम उन्हें डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिया जा रहा है वो क्यों नहीं ले रहे? आपके सवाल का जो आखिरी हिस्सा है मैं उसे मिस कर गया हूँ, मेरे को आवाज कट रही है, दोबारा आखिरी हिस्सा रिपीट करिए। ये उनका आपको क्या लगता है, ये उनका मिजाज है कि वो जो एस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम देने की कोशिश की है शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद, जो कि लचकदारी दिखाई अपनी स्पीचेस में, जो कि उन्होंने बहुत सारी स्पीचेस में दिखाई भी, प्रीवियस अगर स्पीचेस रिकॉर्ड देखा जाए तो वो बाआवाज़ बुलंद इदारों के बारे में और हर तरह की बात करते रहे हैं, हर तरह बयानियों को लेके। लेकिन अब हम उन्हें देख रहे हैं कि वो थोड़ा सा सोच समझ के बोलते हैं, लेकिन जो पैगाम डायरेक्टली इनडायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट देना चाह रही है, क्या वो इमरान खान ले नहीं रहे या ले पा नहीं रहे, उनका मिजाज इस तरह का नहीं है? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब ज्यादा कोई बोलते वक्त सोचते हैं। अगर वो सोचते होते तो वो सिटिंग जज को, फीमेल जज को या IG को, DIG को धमकियां ना देते। माजी में भी वो देते रहे और वो ये समझ रहे थे कि वे फॉल है, और इस दफा उन्होंने जज का नाम भी ले लिया। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान साहब की देखें पॉलिसी बड़ी एक है, बड़ी क्लियर है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल ना रहे और इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ आ मिले। उनका ये ख्याल है कि ईमान के, सच के और सच्चाई के और ईमानदारी के सिपाही वही हैं, और उन्हीं की सियासी जमात ही मोबाइल जमात अब जो बिल्कुल साफ सुथरी है, बाकी सब चोर है। तो वो इस्टेब्लिशमेंट को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जबकि इस्टेब्लिशमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू ये है जो साल मार्च से उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि हमने अब किसी पॉलिटिकल एंटिटी का हिस्सा नहीं बनना। ये इस्टेब्लिशमेंट की ओपिनियन है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अच्छा एजाज सईद साहब, अगर हम देखें पंजाब में भी जमानतें हो रही हैं, नून लीग के जितने भी रहनुमा हैं उनके हवाले से, जो गिरफ्तारियों के हवाले से खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, लेकिन जमानतों के लिए वो जारे अदालत की चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि बारी इसके बाद जो है, जिस तरह शहबाज गिल को गिरफ्तार कर दिया गया, खान साहब की गिरफ्तारी की बात हो रही है, तो इसके बाद आगे चक्कर जो है जमानतों के लिए PTI के लोगों को काटने होंगे सर? लगता है आपको सर ऐसे? ये बिल्कुल हो सकता है, इसमें इस बात का कभी इम्कान है, लेकिन एक बात हरमीत याद रखने की है कि पंजाब में अमली इख्तियार इमरान खान से ज्यादा परवेज इलाही का है। और परवेज इलाही जिसे कहते हैं ना, हुकूमत की गाड़ी चलाते हुए चारों तरफ देखते हैं कि कोई और गाड़ी तो नहीं आ रही बड़ी, या किसी और को कोई नाराज तो नहीं हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये जो बात हरमीत आप कह रहे हैं उसमें दम है, बिल्कुल इस बात का इम्कान है, लेकिन ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि मरकज और पंजाब में जो हुकूमतें चलाने वाले लोग हैं वो तब से बनाकर रखने पर यकीन रखते हैं। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। हमें ये देखना होगा गवर्नमेंट जो इस वक्त पंजाब में है और अमली पावर जो है, या हम अगर अमली इख्तियार की बात करें तो वो परवेज़ इलाही के पास है और वहाँ पर सिचुएशन भी
चेंज हो सकती है, तो पीटीआई के जितने भी लीडरान हैं और जो बोलने वाले हैं, जो कि ऑन स्क्रीन आने वाले लोग हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, ये प्रोडिक्शन की जा रही है। एजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, सर आपका बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमने शुरू में जिक्र किया था आपसे एक टैलेंटेड आर्टिस्ट से मिलवाने का, मालाकन डिवीजन। जब ऐसे इलाकों से ऐसी खबरें, ऐसे पैकेजेस आते हैं, सो आई फील सो गुड, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से शेयर भी करें। ताइक्वांडो में पहली पोजीशन हासिल करने वाले ये जो बच्चा है, इससे आपकी मुलाकात इस पैकेज में कराते हैं। हैव अ लुक, उसके बाद वापस आए, हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। यह है सवात तहसील कबल गांव मलुच का 6 साल बच्चा ओकाशा खान, जिसने जिंदगी का सफर गोल्ड मेडल से शुरू किया है। ताइक्वांडो के मुकाबलों में इस नन्हे से बच्चे ने पूरे मलकट डिवीजन में फर्स्ट पोजीशन हासिल करके अपने सवात का नाम रोशन किया है। ज़मानो ओकाशा रे और बकी क्लास के सबक वमा और ताइक्वांडो प्लेयर यमा और मदर से मेडल अगस्ती थी और दो में गोल्ड अगस्ती थी और जमाना और अपना दवा गानी थी और टीचर। ये बच्चा सुबह 6:30 बजे स्कूल के लिए घर से निकलता है। स्कूल छुट्टी के बाद दीनी मदरसा और मदरसे से एकेडमी में जाते हैं, जो रात के वक्त घर वापस आ जाते हैं। ओकाशा अपने घर में होमवर्क के अलावा ताइक्वांडो की प्रैक्टिस भी करता है। इसका उम्र अभी 6 साल भी पूरा नहीं है। इसका शौक के खातिर हमने इनको ताइक्वांडो में दाखिल कराया है। अगर हुकूमत हमारे इस बच्चे के लिए हुकूमती सतह पर मदद करे तो ये स्वात का नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। छोटी सी उम्र में सुबह घर से निकलकर रात के वक्त वापस आना, ऐसी मेहनत कभी रायगा नहीं जाएगी। डिवीजन के सतह पर ताइक्वांडो में 2 गोल्ड मेडल, सलाम पाकिस्तान अवार्ड समेत मुतअद्दिद अवार्ड अपने नाम करने वाले 6 साल ओकाशा खान के वालिद ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अपील किया है कि बैनुल-अक़वामी सतह के मुकाबलों की तैयारी में ओकाशा की मदद करें, ताकि सवात के अलावा पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। कैमरामैन अजब खान के साथ समद अंजुम, पब्लिक न्यूज़ सवात। ओह माय गॉड, यकीनन आपको बच्चे के ताइक्वांडो स्किल्स देखने के साथ साथ बहुत प्यार भी आ रहा होगा। हरमीत, हैव यू सीन दैट पैकेज? वो इतना छोटा सा बच्चा, इतने प्यारे उसके बाल, और स्कूल का काम भी करना, स्कूल भी जाना, ट्यूशन भी जाना, और उसके बाद ये सारा कुछ करना, ये बड़ा काम है भाई बॉस। बिल्कुल, बच्चा माशाल्लाह, उसके बाल मैं खुद भी देख के हैरान हुआ। पहले तो ये सोचा कि कोई बच्ची है, लेकिन जब पता चला कि ओकाश लड़का ही है, बड़ा क्यूट माशाल्लाह, उसके बाल भी बड़े प्यारे। और इस छोटी सी उम्र में इतना मुश्किल काम, ये वाकई मुश्किल काम होता है, मार पिटाई का काम होता है, बड़ी वो एक्सरसाइज होती है, जिस्म में दर्द होता है। थोड़े बहुत मैंने कोशिश की थी कि मैं भी कराटे शराटे सीखूं, लेकिन 2-3 दफा मार लग गई, तो उसके बाद मैंने तौबा कर ली कि भैया मैंने नहीं करना है। लेकिन चले जी, उसकी एनर्जी हम ये जो दोनों चीज से है ना, इस हम उम्र लोगों से कहीं ज्यादा है। इतना छोटा पैकेट, बड़ा धमाका, अगर हम इसे कहें तो बिल्कुल ठीक होगा। मेरे ख्याल से हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक। सो बेसिकली ये हमारा वेलकम बैक था। वी हैव विद अस हैदर रहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई एम वेरी वेल, आप सुनाएं कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग आवर मॉर्निंग वेरी सुरीली एंड मधुर। हम बड़े पीस में चले गए थे, बिकॉज सुबह से मॉर्निंग शो में हम सारी हैपनिंग्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, टॉकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स। सो दैट इज आवर वेलकम बैक। आपने सुना हरमीत, कैसे लगा आपको? भाजी वैसे तो सो अगर मैं कहूँ तो मुझे तो वैसे ही मेरे बहुत सारे, क्योंकि गांव में ये चीज़ें बड़ा टाइम आपके पास होता है और दोस्त भी होते हैं, तो बांसुरी बजाना, इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं गांव में। तो मेरा मशगला रहा है, दोस्तों के साथ बैठ के भी सुना करते थे, लेकिन आज पाजी से बहुत कुछ सुनेंगे कैसे, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि धुनें, इस किस्म की जो सुरीली आवाज़ें होती हैं, वैसे ही इंसान एक अलग दुनिया में चला जाता है। अच्छा, आपको पता है हरमीत ने पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है कि आप सोच रहे हैं कि हरमीत जिस इलाके से बिलोंग करते हैं वो बहुत खूबसूरत सा है। शांगला की अगर हम बात करें, पहाड़, जंगल, ग्रीनरी, और फिर वहाँ पर बांसुरी बजाई जाए तो उसकी एक अलग ही फील होती है ना, तो वो फील हम फील कर रहे हैं। और तो आप बताएं कि कब से बांसुरी आर्टिस्ट हैं और कब से बजा रहे हैं, और ये आपका शौक है या फिर बस? अच्छा, पहले तो मैं ये कहूँगा, मज़े की बात है, अभी कल ही मैं बुरबन से आया हूँ, तो वहाँ पहाड़ों में, वहाँ जंगलों में बैठ के बजा रहा था, और इतना रिलैक्स्ड, पीसफुल, क्योंकि नेचर से इसका ताल्लुक है, तो वो सारे दरख्त और हर जगह पूरी ग्रीनरी। अच्छा, आप इस बात को सेकंड कीजिएगा, बल्कि हमारे देखने वाले वैसे भी इसकी धुनें जो है, ये जो आवाज है वैसे गूंजती है जंगली इलाके में ना, उसका एक अलग मजा होता है। इको ज्यादा होती है ना, दूर तक जाती है इसकी आवाज, और इसका
क्योंकि बांस भी तो एक नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है ना, बांस का बना हुआ है बांसुरी। हाँ, ये कोई तो लोहे की इसका बनी ताल्लुक चीज तो है नहीं। हाँ, इसका ताल्लुक है नेचर के साथ। अच्छा, अब मुझे लगता है ये बहुत एक सूदिंग, एक स्मूथ, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको काफ़ी डीपली थॉट प्रोसेस में ले जाता है। बिल्कुल, ये इसका मेडिटेशन से बड़ा ताल्लुक है, Meditation बहुत से बहुत मेडिटेशनल ताल्लुक है। मतलब ये क्योंकि एक तो आपकी ब्रीदिंग, जब आप मेडिटेशन देखें जो करते हैं उसमें ब्रीदिंग बहुत होती है, लंबी ब्रेथ्स होती हैं, तो इसमें भी लंबी ब्रेथ्स हैं और कॉन्सेंट्रेट करना होता है आपको एक सुर पे, एक नोट पे, तो वो आपको खुद ही एक जिसको कहते हैं ना मेडिटेशन के अंदर ले जाती है। अच्छा, तो ये कब से बजा रहे हैं? अब सीखना मुझे आपका जी, शौक है या फिर बस? मेरा शौक है, मेरा वैसे प्रोफेशन तो मेरा अपना एक बिजनेस है डिज़ाइन लाइंस के नाम से, फर्नीचर का डिज़ाइनर हूँ मैं, और ये मेरा कह लें कि एक पैशन, साइडलाइन शौक है। हाँ जी, एक जो एक लाइफस्टाइल बन गया, हिस्सा बन गया ज़िंदगी का। तो 25 सालों से कोई अच्छा, आपको अपने शौक से बड़ी मोहब्बत होती है, यकीनन आपको भी इससे बहुत मोहब्बत होगी। तो पाजी फिर कुछ हो जाए, बेसब्री हो रही है भाई सुनने को। जरूर, restless दिल हो कर रहे रहा है हैं। सुनने हरमीत को जरूर। फौरन कुछ सुना दे, बाकी डिस्कशन हम बाद में सुनाता हूँ, करेंगे। ठीक है, ज़रूर। अभी जो आपको पहला मैं आपको पीस सुनाऊंगा, इसका नाम है हंस धुन, मतलब हंस, स्वान की धुन। अच्छा जी, ठीक है जी। अमेजिंग अमेजिंग हरमीत, हम तो बस सुबह की एक कमाल है बाजी, कमाल है। मैं तो ये यकीन माने, एक अलग सी दुनिया में अब खो जाते हैं। सुहा, मेरे एक दोस्त थे स्कूल के टाइम के, तो वो रात के वक्त हम बैठा करते थे और पूरा सुनसान गांव था हमारा उस वक्त। इस किस्म के हालात अभी वैसे भी हैं, लेकिन वो जब ये धुनें बखेरते थे ना, तो भैया आज मुझे वो फीलिंग, वो सारा कुछ याद आ रहा है। पाजी कमाल है यार। पाजी, मुझे आपसे पूछना ये है कि जब आप ये धुनें, ये किसी कोई सुर बनाना है, तो इसके लिए कितना ध्यान देना पड़ता है इसकी तरफ, कितना टाइम इसको देना और ध्यान कितना होता है कि भाई हाँ हट गया ध्यान तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। इसमें जी मेरा ख्याल है कि आपको कम से कम 10 से 15 साल की प्रैक्टिस चाहिए कि आपकी फूंक पक्की हो, सुरीली फूंक होने में। इस इंस्ट्रूमेंट की सबसे मुश्किल बात ये है कि बाकी इंस्ट्रूमेंट जो है आप उनको ट्यून कर सकते हो, आप गिटार है उसको ट्यून कर लेते हो, इलेक्ट्रिकल है ना, इलेक्ट्रिकल है, और पियानो को भी ट्यून्ड होता है। इसमें जो है क्योंकि एक ये लकड़ी का बांस का पीस है, इसके अंदर कोई सुर फिक्स नहीं है, इट्स अ वेरी नेचुरल काइंड ऑफ बिल्कुल। इंस्ट्रूमेंट। तो वो आपको अपने आप की ट्यूनिंग करनी पड़ती है, अपने एयर को इतना ट्रेन करना पड़ता है, अपने फूक, अपने हाथों और अपने एयर को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है कि वो बिल्कुल सुरीली बजे। अच्छा, ये एक फंक्शन है कि दिमाग में आपकी एक धुन है, आप उसकी इंडिकेशन या उसका फंक्शन दे रहे हैं अपने अपनी बॉडी को दे रहे हैं। और आप अगर फूंक की बात कर रहे हैं तो इसके लिए आपने कहा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। ऑल्दो ये आपका काम नहीं है, शौक है, लेकिन आपने इस पे काफ़ी अरसा गुजार दिया है। आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, आर्ट से जब आपका ताल्लुक होता है, तो जो आर्टिस्ट होते हैं वो बड़े अट्रैक्ट होते हैं आपसे ना। तो आपके इर्द गिर्द यकीनन बड़ी तादाद में आर्टिस्ट भी होंगे, कहते भी होंगे हमने सीखना है, सिखाते भी हैं या सिर्फ खुद ही सीखने का शौक था, खुद ही करते हैं? सिखाया है मैंने चंद एक अच्छा। लोगों को, मगर मेरे पास इतना भी वक्त नहीं है अभी, क्योंकि मेरा कारोबार भी चल रहा है, अपनी भी प्रैक्टिस करनी है, और फैमिली फ्रेंड ये वो हॉबीज़ और भी। तो अभी फ्यूचर में शायद ज़्यादा इस पे कंसंट्रेट करूं कि सिखाऊं ज़्यादा लोगों को, मगर क्योंकि बहुत शौक होता है हर किसी को सीखने का, और हर कोई हर जगह से बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन नहीं सीख सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में वाकई कोई इसके लिए स्कूल नहीं है। इस तरह मैं इंडिया भी गया सीखने, तो वहाँ जो दुनिया के मशहूर फ्लूट प्लेयर हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, उनके स्कूल में गया तो टाटा ग्रुप ने उनको स्पॉन्सर किया हुआ था उसको, और इतना ज़बरदस्त स्कूल था और पूरी दुनिया से लोग सीखने आए हुए थे, मतलब एम्स्टर्डम से, जापान से, हर जगह से लोग आए हुए थे, और वो बड़ा इंस्पायरिंग था कि इस तरह के अगर इस शौक को लेके लोग कहाँ से आए और कहाँ सीखना चाहते हैं। अच्छा, वैसे पाजी मैं बार बार जब बांसुरी की बात आती है मैं गांव की तरफ चला जाता हूं, और इसकी वजह भी है कि शहर की तरफ हम देखें तो कहीं ना कहीं बांसुरी बजाना जो है ये कुछ नायाब सी हमें नजर आती है। जिस तरह आप हैं, बहुत सारे कम लोग हमें नजर तो आते हैं, लेकिन हम अगर इसकी वजह क्या है, शहरों में क्या इसकी सिखाने की वो नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर उस तरह नहीं है, कुछ सिखाने वाला नहीं मिलता। गांव में तो ये होता है कि भैया जो बकरी चराने के लिए निकल जाता है उसके पास टाइम बहुत होता है, तो वो कुछ ना कुछ कोशिश करके सीख लेता है, लेकिन शहर में हमें ये चीज की कमी महसूस होती है। असल में एक तो मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे पुराना इंस्ट्रूमेंट, पहला इंस्ट्रूमेंट है बांसुरी, और ये सबसे पहले जो है मैमथ की टस्क से मिला था जर्मनी के केव में। और दूसरा ये कि ये अगर आप देखें तो ये हर कल्चर में है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप किसी भी फोक लोर ट्रेडिशन किसी भी निकालें, चाहे
हीर रांझा हो गया, इंडिया जाए तो कृष्ण हो गया, और हर जगह पूरी दुनिया में मौलाना रूमी की कृष्ण किताब नहीं, का हाँ। शुरुआत इससे होता है, हाफिज़ शराजी की किताब में, पोइट्स हर किसी ने इसका जिक्र किया है, क्योंकि जिस तरह आप रूमी कहते हैं कि ये अपनी जुदाई की कहानी सुनाते हैं अपने दरख्त से, तो ये इसका ताल्लुक वाकई नेचर से, और इसलिए ये गाँव या पहाड़ों में ज़्यादा आपको मिलेगी, क्योंकि वो नेचर के करीब चीजें हाँ हैं। जी। वहाँ पर यहाँ पे हाँ। शहर की निस्बत भागना दौड़ना और अफरा तफरी बिल्कुल, कंपैरेटिवली बिल्कुल, कम होती है, तो दे फील क्लोज टू द नेचर फर्स्ट ऑफ बिल्कुल, ऑल। बिल्कुल। हम कुछ और भी सुन लेते हैं आपसे, बहुत ज़रूर। ज़ाया नहीं करते। ये दूसरा पीस जो है ये एक ठुमरी है, इसका नाम है इस बड़े गुलाम अली खान की ठुमरी मैं आपको सुनाऊंगा, और आयना बालम। क्या बात, ये एक मिनट दीजिए, मैं इसका बस सेट कर ज़रूर लूँ। ज़रूर। और ये बहुत सारी, अच्छा ये देखिए डिफरेंट आपके आगे पड़ी हुई है, मतलब ये साइजेस के लिहाज से भी, और बिल्कुल। इसका डिफरेंस भी है कोई, ये भी थोड़ा सा बताएं ताकि देखने वालों को इस चीज़ का पता ये चले कि अभी मैंने पहले आपको सुनाई थी बेस फ्लूट। अब जैसे इसका जितना साइज छोटा होगा उतनी ये आवाज़ इसकी श्रिल हो जाएगी, तो अभी मैं इससे एक साइज आप कह लें कि स्मॉल में चला स्मॉल में चला ठीक जाऊँ। बात है, बहुत शुक्रिया जी, जबरदस्त। थैंक यू। वैसे सोहा, अगर आप देखें ना कहीं दर्द होता है सुनने Oh में, my तकलीफ God, सी होती है। हरमीत, पर बहुत कहा जाता है कि indulged। शेर व शायरी के लिए जो है, हाँ, कि शेर व शायरी के लिए कोई दर्द जो है वो जरूरी होता है, तभी शायरी आती है। पाजी इसके बारे में ये कहा जाता है, तो थोड़ा तकलीफ हुई है, कहीं जुदाई हुई है पाजी की? दुनिया जो आप भी कह रहे हैं तकलीफ दे हैं वैसी। मुस्ना हरमीत आपसे ये चाह रहे हैं कि हम एफिलिएट करते हैं इस चीज़ को, कि अगर कोई शायरी करता है इसका मतलब कि वो इन्वॉल्व है, या हम उसे कह सकें आम जुबान में कि या वो मोहब्बत करने वाला है या वो आशिक है, तो ही वो ये कर सकता है। बांसुरी को भी वैसे से रिलेट कर रहे हैं कि व्हेन यू इन द फील, तो फिर ही आप इसको बजा सकते हैं। ऐसे ही है आपको, मतलब बिल्कुल एक ये स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ हाँ, माइंड बिल्कुल है, एक इसमें सिचुएशन है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप अगर हम मतलब वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन हमारा दिल कर रहा है कि हम आपसे बहुत सारा सुने। हमने ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट, आप हमें कुछ सुनाएं, और वो सुनते सुनते हम ब्रेक पर चलेंगे और उसके बाद आएंगे वापस और हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस मौके का हम एक दफ़ा और फ़ायदा उठाएंगे। 2 दफ़ा हमने सुन लिया, लेकिन जाते जाते एक दफ़ा और सुनेंगे। और हैदर रहमान, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। इट वॉज नाइस मॉर्निंग विद यू। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई विल जस्ट गिव मी अ मिनट। श्योर। ज़बरदस्त। हमें सुबह का ये पूरे प्रोग्राम में स्पेसिफिकली ये जो सेगमेंट होता है ना, जिसमें हम किसी आर्टिस्ट को बुलाते हैं या उनका आर्ट आपसे शेयर करते हैं, ख़ासतौर पर अगर वो मौसीकी से रिलेटेड हो या फिर अगर वो म्यूज़िक से रिलेटेड हो, तो आपकी मॉर्निंग को बस थोड़ा सा सुरीला बनाने के लिए हमारी छोटी सी कोशिश होती है, जिसको मैं और हरमीत तो बहुत इन्जॉय करते हैं। अब्दुल रोज़ साहब होते तो वो उससे भी ज़्यादा इन्जॉय करते, बिकॉज ही नोज़ एवरीथिंग सो क्लोजली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रैवल एंड एवरीथिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर साइड। हमने बड़ी सुरीली सी धुन बांसुरी की सुनी और उसके बाद हम तो एक ट्रांस में थे। मैंने और हरमीत ने बहुत एंजॉय किया, होप सो कि आपने भी एंजॉय किया होगा। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे एक मैजिशियन से, एक ऐसा जादूगर जो पाकिस्तानी है और पानी और दरख्तों पर चलने वाला ये मैजिशियन है। ये जादू करते कैसे हैं, और हमारे पास कुछ क्लिप्स भी हैं और हमारे साथ खुद भी शाहरुख ज़हूर मौजूद है जो ये मैजिशियन खुद हैं। उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करोड़ एहसान है मालिक का कि मैं बहुत बेहतरीन हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। हम खैरियत से हैं। आप एक दफ़ा वार्म वेलकम आपको हमारी तरफ से और गुड मॉर्निंग भी हमारी तरफ से। लोग आपको देख रहे हैं और हमने काफ़ी सस्पेंस क्रिएट कर दिया प्रोग्राम के आगाज़ में भी और अभी भी, कि ऐसा पाकिस्तानी जादूगर जो पानी और दरख्तों पर चलता है बड़े आराम से, तो ये कैसे कर लेते हैं आप? ये क्या जादू है, ज़रा देखने वालों को बता दें। अच्छा, सबसे पहले तो देखते हैं आपको सुनते गानों को एक दफा फिर शाहरुख का सलाम पहुंचा और मैं आपको अपने बारे में बताता चलूं कि बाय पैशन मैं मैजिशियन हूँ, ठीक है, अच्छा। बट बाय प्रोफेशन मैं क्रिएटिव हेड अपनी कंपनी का वंडरलैंड के अंदर होता हूँ मैं, जो कराची में है। नाउ जहां तक बात करी जाए मैजिक की, लोग अक्सर जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे कहते हैं शाहरुख भाई काले जादूगर हो, मतलब कोई काला और पीला जादूगर। तो भाई मैं काला पीला जादू नहीं करता, ठीक है, ये सिर्फ हाथों की टेक्निक होती है, ठीक है। हाँ, कुछ स्टंट होते हैं, कुछ माइंड पावर्स होती हैं, जैसे कि लोग बोलते हैं कि मैं पानी पे चलता हूँ, तो बिल्कुल मैं चल के दिखाऊंगा आपको एक दिन और लाइव भी दिखाऊंगा। तो नाउ
आज मैं आपके लिए एक खतरनाक सा ट्रिक करूंगा, बट जितने भी देखने वाले व्यूअर्स हैं मैं उनको कहूंगा कि काइंडली प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट एट होम। होम, एग्जैक्टली घर पे ट्राई ना करें बिना प्रिकॉशंस के और बिना एक्सपर्टीज के। तो देख लेते हैं शाहरुख क्या करने वाले हैं। जरा मेरे ख्याल से शाहरुख की स्क्रीन को जरा वाइड कर दिया, हम ज़्यादा क्लियरली दिखा सकें। यस शाहरुख, गो फॉर इट। जबरदस्त, अब मुझे भी अपने आप सही दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक धागा है, ठीक है। ठीक ये है। धागा मैं घर से लेके आ गया, पता नहीं शायद घर वाले क्या सोच रहे होंगे कि यार ये धागा कहाँ गया। तो प्लीज ये धागा आप देख सकते हैं, ठीक है। आप होगा क्या, गौर से देखिए। तो ये धागा मैंने लिया तो तोड़ा और इस धागे को मैंने यहाँ पे रख के मुंह में लिया। और प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम, मैं अगेन कह रहा हूँ, ठीक है, जितने बच्चे देखने वाले हैं। Oh my god. Oh, Oh my god. पाजी कमाल है भाई, भाई कमाल है। दर्द होगी तो मेरे ख्याल से फील कर रहे हैं हरमीत इस पेन को। हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ कितना मुश्किल होता है। आंख में आंख मच्छर में चला वैसे जाए, कुछ छोटा लग सा जाए कितनी तो आपको तकलीफ इतनी होती है। पेन हो पाजी जाती क्या है। कर रहे हैं हम? That's really good शाहरुख। हाँ, शाहरुख कमाल है। पानी और बर्फ पे चलना ऑन स्क्रीन लाइव कराना जरा थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल है, तो वो कोई और मैजिशियन इस वक्त जो है मैजिशियन का काम है भी आपको मैजिक दिखाना है, तो वो कुछ और आपको फिलहाल दिखा रहे हैं ऑन स्क्रीन। इनकी कुछ वीडियोस है हमारे पास, जो बात हमने शुरू में की थी किस तरह से पानी पर चलते हैं, वो वीडियोस भी आपको दिखा देते हैं हम। इट्स Please सो do not डिफिकल्ट try this. शाहरुख, इट्स सो डिफिकल्ट। बहुत आला, बहुत मुश्किल भी है और देख के भी हैरानी होती है और परेशानी भी होती है पाजी कि करना कितना Oh मुश्किल होगा। my god, look at लेकिन आप this, कमाल, look हाय at this, that is called magic, but it's so difficult। अच्छा शाहरुख, देख डेमो अच्छा था आपका ऑन स्क्रीन। सो ये लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट इट्स अ माइंड गेम, सो डोंट ट्राई एट होम। आप ये कब से कर रहे हैं एंड व्हेन यू केम टू रियलाइज कि येस आई कैन डू दिस काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जो मैं कर सकता हूँ जो हर कोई एक आम ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता। अच्छा देखिए, ये कर मुझे अब तो मैं कह सकता हूँ, पहले मैं 10 साल कहता था, अब मैं कहता हूँ कि मुझे तकरीबन 12-15 साल हो गए। और बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे कि स्टंट है, लास्ट टाइम एक शो के अंदर मैं कांच पे चल के आया था और आज तक किसी ने वो रिकॉर्ड ब्रेक नहीं करा कि मैं पाकिस्तान का पहला बंदा हूँ कि एक शो के अंदर मैं नंगे पाँव कांच पे चला हूँ। और एक शो के अंदर हमारे प्यारे आमिर लियाकत मरहूम के शो में मैं आया था, तो उनके शो में मेरी पूरी बॉडी पर आग लगी हुई थी और उस आग में से मैंने फूल बना के उनको निकाल के दिया था। तो ये ऐसे स्टंट हैं कि जो आज तक शायद पाकिस्तान में कोई कर नहीं पाया। इसके अलावा जो लोहा होता है, कांटा चम्मच, उसको मैं हिलाता हूँ तो वो बैंड होना स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी कांटा चम्मच। अच्छा, इस तरह के कभी मुख्तलिफ शोज़ होते हैं पाकिस्तान में, कंपैरेटिवली कम होते हैं, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, डिफरेंट सिटीज़ की अगर हम बात करें, तो इस तरह के काफ़ी सारे शोज़ होते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ मैजिशियंस को बड़ा पसंद किया जाता है इस हवाले से, बिकॉज बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं, बड़ा अम्यूज़ होते हैं। आपका कोई प्लान है इस तरह के कंपटिशन में पार्टिसिपेट करने का और इस तरह से अपना ये आर्ट दिखाने का? बहुत अच्छा सवाल है। सवाल का जवाब थोड़ा सा दुखी भी है। वो ये है कि बहुत अर्से पहले मुझे 2-4 जगह से ऑफर आई थी, दुबई से, सलाला से और मलेशिया से, बट उस वक्त मैं अपनी अम्मी को छोड़ के जा नहीं सकता था। तो अब अम्मी है नहीं, तो अब जाने का दिल नहीं करता। अच्छा, तो अब मजीद अजी आपका सारी क्या? बातें बड़ा मुश्किल है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है सब कुछ। और जो आप कर रहे हैं मैं तो देख के बड़ा हैरान हुआ। फिर जो वीडियोस जिसका जिक्र सुहा कर रही है कि पानी पे चलना, दरख्त पे चढ़ना, कितना मुश्किल काम है। एक ऐसी तरफ कि आप प्रोफेशनल अगर हम देखें तो आप एक कंपनी को चला रहे हैं, सारा कुछ एक अलग तरीके से चला रहे हैं, तो फिर इस शौक की तरफ आना, तो दोनों को टाइम देना आपके लिए कितना मुश्किल होता है भाजी? मुश्किल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मेरे जितने भी मेरे बॉसेस हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इसमें। खासतौर पे मैं सर मास्टर इस्माइल जो है वो मेरे बहुत सपोर्ट में है, ठीक है ना। वो बोलते हैं भाई आपका टैलेंट है, इसको आप शो ऑफ करो। जाहिर सी बात है, ये बहुत कम लोगों में पाकिस्तान में तो है, तो उसको यूटिलाइज करो।
तो बस इसको मैं परफॉर्म करता हूँ जब मुझे मौका मिलता है। और आज तो मैं मजे की बात है कि कुछ सिखाऊंगा भी अपने देखने वाले। अच्छा, डिमांड्स करते हैं लोग तो मुख्तलिफ कुछ कि आप और हमें है तो सिखाएं हम भी। देखना चाहते हैं। हाँ, कुछ और अगर आप डेमो ऑन स्क्रीन देना चाहते हैं तो प्लीज जरूर। अच्छा, इसमें ऐसी कुछ हुआ एक दफा, मैंने एक बंदे को एक जगह पे बैठे बैठे 10-12 मैजिक सिखा दी। तो मुझसे किसी ने सवाल पे, शाहरुख भाई आपने 10-12 मैजिक सिखा दी तो आपके पास तो मैजिक ही कम हो गए। तो सवाल का जवाब ये कि शाहरुख में एक समंदर है, उस अच्छा, समंदर में 15-20 बाल्टियां निकालो ना, समंदर कम नहीं होता। तो इसी तरीके से आज मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला। अच्छा, अच्छा, अगर आप आइडियलाइज करें तो हम देखते हैं कि अच्छा, बाहर वाले शाहरुख- ममालिक में बहुत बड़े बड़े मैजिशियंस मौजूद हैं और वो हैरान कुन तौर पर आपको ना, आप ऑन स्क्रीन देखें तो इंडियाज़ गॉट टैलेंट है, अमेरिकन गॉट टैलेंट है, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों को मैजिक करते हुए देखती हूँ। आपका क्या प्लान है इस हवाले से कि पाकिस्तान में भी अगर ऐसा प्लेटफॉर्म हो या अगर आप भी उस चीज़ को शुरुआत करें तो आप भी उसको मज़ीद बढ़ावा दे सकते हैं और आप इस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? अगर मुझे मौका मिला तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये चाहूंगा कि पाकिस्तान में स्टार्ट हो। अगर पाकिस्तान में स्टार्ट नहीं भी होता तो मुझे मौका मिला तो मैं जरूर इंडिया जाके बताऊंगा कि पाकिस्तान में भी टैलेंट की कमी नहीं है। और मैंने देखा कि अक्सर एक आध लोग इंडिया भी गए हैं और एजीटी भी गए थे, अमेरिका गॉट टैलेंट भी गए, वहाँ पे भी एक दो पाकिस्तान, उन्होंने अच्छा नाम, अच्छी प्रेजेंटेशन करी है, पाकिस्तान का नाम रोशन करा है। और अगर मुझे मौका मिला जिस दिन, मैं यकीन करें इंडिया जाके बता के आऊंगा कि हमारे पाकिस्तानियों में बहुत हुनर है। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड और यू आर डूइंग रियली रियली गुड और अमेजिंग चीज़ें आप ऑलरेडी कर रहे हैं। सो मे बी आप आगे जाएं और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन करें इस हवाले से और मज़ीद मैजिक जो है वो सीखें। सो थैंक यू सो मच शाहरुख। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक लेकर वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो लेट्स सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली हमारे साथ इमरान खान मौजूद हैं और ये इमरान जो है बेसिकली पाकिस्तानी ई प्लेयर है, नाम बड़ा इनका इंटरेस्टिंग है और काम उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। टेकन प्लेयर जो है बेसिकली ये लॉस वेगस में होने वाली चैम्पियनशिप में इन्होंने 2nd पोजीशन हासिल की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से आपको टीम की तरफ से बहुत मुबारकबाद। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बताइएगा कि किस तरह से आपने मेहनत की और ई प्लेयर ज़रा इसको थोड़ा सा डिफाइन भी कीजिएगा ताकि आपकी विक्ट्री को ज़्यादा समझ सकें लोग। ई स्पोर्ट्स प्लेयर, पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स की फील्ड बहुत टफ है, मतलब कि आपको कोई स्पोर्ट नहीं करता। इससे पहले आपने शायद अरसलान का नाम सुना और मेरे भी 1-2 इंटरव्यू थे पहले, उससे पहले कभी किसी का नहीं सुना हमने। और हमने जो भी किया अपने बलबूते पे किया। पहले हम लोकल्स में खेलते थे, हमें पता नहीं था इंटरनेट का इतना दौर नहीं था। तो जब हमें पता लगा कि बाहर कंपटीशन होते हैं और इस खेलने के आपको सैलरी मिलती है, स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो फिर हमने अपनी मेहनत ज़्यादा की और किसी तरह हमने यूट्यूब पे अपने चैनल वगैरह बनाए, उस पर हमने मैचेस अपलोड किए और कंपनी से कांटेक्ट किया। फिर इसमें ये ज़रूरी है कि आपकी तालीम ज़रूरी है, आपको बात करना आनी चाहिए और स्पॉन्सर से कैसे डील करना ये वो। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम अपने पैसे लगा के टिकट वगैरह करके दुबई इस तरह के छोटे मोटे टूर किए। वहाँ पे जाके हमने जब लोगों को बीट किया जो अच्छे लेवल के प्लेयर थे, तो फिर कंपनीज़ की नज़र हम पे पड़ी, उन्होंने कहा इनमें पोटेंशियल है, इन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फिर हमें स्पॉन्सरशिप मिली और इस तरह सो हमने फिर कम्पीट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के बहुत से लोग हैं जो जाते हैं अब इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करने। अच्छा, बीइंग अ टेकन प्लेयर जो होता है बेसिकली इट्स अ माइंड गेम, इट्स स्ट्रैटेजी बेस्ड। तो आपने इसको सीखा सारा खुद ही या फिर इसके लिए मतलब किस तरह से आपने इस जर्नी को किस तरह से कवर किया? मुझे 15 साल हो गए खेलते हुए। अच्छा। तो कि मैं बचपन से खेलता था, पहले मैं छुप के जाता था, घर वालों की तरफ से इजाज़त नहीं थी है। तो अब मुझे 4 साल हुए हैं प्रोफेशनल करियर को शुरू किए हुए। तो अब घर वालों का रिएक्शन क्या है? पहले छुप के जाता होता था, अब तो मैं बता के डंके की चोट पे जाता अब वो हूँ। मुझे खुद उठाते हैं कि जाओ, गए नहीं तुम प्रैक्टिस करने। अब मेरा अपना बूट कैंप है, वहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं, ऑनलाइन स्ट्रीम करते हैं, यूट्यूब का कंटेंट बनाते हैं। तो ये बड़ा डिफरेंट था, पहले छुप के प्रैक्टिस करना और सीखना, फिर प्रोफेशनल लेवल पे खेलना और सारी चीज़ें सीखना। ये बहुत लंबी गेम है, आप कोई भी नहीं इसको साल में भी नहीं सीख सकते, 2 में भी नहीं सीख सकते, आपको एक लंबा अरसा चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए इसकी। अच्छा, तो आपने ये जो पोजीशन ली है दैट इज़ 2nd पोजीशन, सो हाउ यू फील लाइक कि एक लंबा अरसा तो आपने इसको सीखा, कभी छुप के किया, कभी बता कर किया, कभी अपने पैसों पे किया, कभी दुबई चले गए, कभी यहाँ चले गए, लेकिन ये एक चैम्पियनशिप जो आपने जीती है दैट इज़ आप पोर्ट्रे कर रहे हो पाकिस्तान को इन फ्रंट ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ये कैसी फीलिंग थी?
ये जब मैं स्टेज पे जाने लगा था तो मेरे नाम के साथ जब मैंने पाकिस्तान का झंडा देखा तो मुझे दिल से बहुत खुशी हुई। मेरे लिटरली आंसू आ गए थे कि यार चलो ठीक है, इतना तो कर लिया ना, स्टेज पे तो आ गए पाकिस्तान के झंडे के साथ, जीतना ना जीतना वो मुकद्दर की बात है। तो मैं ऑलमोस्ट 95% जीत के बिल्कुल करीब था, मैं फर्स्ट आ सकता था। बस वो थोड़ा सा एक तो प्रेशर था स्टेज का, कभी इस तरह परफॉर्म नहीं किया इतने बड़े लेवल पे। लेकिन फिर भी सेकंड पोजीशन इज अ विक्ट्री टू। हरमीत, आप चेरिश करना चाहते हैं इनकी विक्ट्री को? नहीं, बहुत बहुत मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारा सासा है जो कुछ ये अपने बलबूते पर करके चले जाते हैं और मुल्क का नाम रोशन करके, और एक लगन होती है, एक जज्बा होता है, और वो जज्बे के सारी चीज़ें होती हैं। इमरान पाजी, बहुत सारे लोग जो हैं नहीं है वाकिफ, मुल्क में, हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग आना चाहते हैं गेम्स के हवाले से, लेकिन उनको पता नहीं है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। दूसरी बात ये कि टफ, क्योंकि बाहर दुनिया इसमें बहुत ज़्यादा आगे है, तो आपका मुकाबला जिन जिन ममालिक में हुआ, किससे ज़्यादा पाला आपको थोड़ा भारी पड़ा, और फिर आपने सोचा कि भैया खड़काना तो है आपको हर हाल में? जी, इस फील्ड में हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है लोकल टैलेंट को। जैसे कि आर्केड सेंटर होते हैं, हमें वो अब बंद होते नज़र आ रहे हैं, हमें वो ओपन करने चाहिए। जो नए प्लेयर्स हैं उनको समझाना चाहिए कि कैसे स्पॉन्सरशिप लेनी है, कैसे आपने मेहनत करनी है, सही डायरेक्शन देनी चाहिए। हमें तो समझाने वाला कोई नहीं था, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं नई जनरेशन को ट्रेन करने के लिए। और जो मेरा सबसे ज़्यादा टफ़ था, मेरा मुकाबला ओवरऑल बहुत टफ़ था। 1500 प्लस लोग थे, तो उसमें मैंने तकरीबन 18 से 19 मुकाबले खेलने पड़े थे मुझे। तो कोई यूएसए के टॉप प्लेयर था, कोई जापान का टॉप प्लेयर था। जो मेरा सबसे टफ था, जो जिसने मुझे हराया, मैं किसी से नहीं हारा पूरे टूर्नामेंट, सिर्फ एक बंदे ने। ये जबरदस्त बात है हरमीत, 1800 प्लेयर्स के, मतलब आपको 1800 गेम्स खेलनी पड़ी, उसके बाद जाके आपने ये विक्ट्री जो है वो पाकिस्तान के नाम की है। सो आपको बहुत मुबारक एक बार फिर से हमारी तरफ से इमरान खान, और अल्लाह आपको मजीद ऐसे कामयाब करे। उन स्टूडेंट्स की भी हम बात कर ले, बेसिकली काम करना चाहते हैं लेकिन लैक ऑफ फैसिलिटीज़ और इस तरह की लेम एक्सक्यूज़ के साथ काम नहीं करते। ये वो लोग हैं जो कि इतना अर्सा लंबा काम करने के बाद अब मौजूद है ऑन स्क्रीन आपके सामने। सो आप भी ये काम कर सकते हैं, गो फॉर इट। अब भी लेने हमें से आपसे लेनी हमें इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा रखिए ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।